कभी सोचा है कि एक बिना चुना हुआ डीएम इतना शक्तिशाली क्यों होता है? मतलब आज भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर अपने जिले में एक छोटे मोटे राजा की तरह काम क्यों करता है, जिसके पास कार्यकारी, न्यायिक और राजस्व की सारी शक्तियां होती हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसकी जड़ें, जैसा कि आपने कहा, हमारे 1950 के संविधान में नहीं बल्कि 1773 के कानून में छिपी हैं। बिल्कुल सही। और यही आज के हमारी इस चर्चा का सार है। भारत के संविधान को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के इस सफर को समझना ही होगा। व्यापारियों से शासक बनने का सफर। हाँ, ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे ब्रिटिश संसद ने धीरे धीरे एक एक कानून बनाकर लंदन में बैठकर भारत पर अपना शिकंजा कसा। ये कानून आज भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में मौजूद हैं। और आज हम इन्हीं ऐतिहासिक नोट्स की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे। हमारा मिशन साफ है, इन एक्ट्स को इस तरह समझना कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए, लेकिन इतनी गहराई से कि यूपीएससी की परीक्षा में कोई भी सवाल ना छूटे। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1600 में। हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों के रूप में भारत आई। 15 साल तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन 1765 में उन्हें दीवानी अधिकार मिल गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। बिल्कुल। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। कंपनी के कर्मचारी तो मालामाल हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का दौर शुरू होता है, 1773 से 1858 तक का कंपनी राज। तो पहला बड़ा कानून आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाम से ही लगता है कि ये कुछ रेगुलेट करने के लिए था, पर क्यों? क्या जरूरत पड़ गई ब्रिटिश सरकार को अचानक कंपनी के मामलों में दखल देने की? बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर छिपा इसका असली क्यों। 1772 तक कंपनी भ्रष्टाचार में इतनी डूब चुकी थी कि वो दिवालिया हो गई। अच्छा। उसे ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड के भारी भरकम लोन के लिए एक तरह से भीख मांगनी पड़ी। तो ये एक मौका था ब्रिटिश सरकार के लिए। बिल्कुल। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिश संसद ने कहा, पैसे हम देंगे, लेकिन अब कंपनी हमारी शर्तों पर चलेगी। ये रेगुलेटिंग एक्ट उसी शर्त का नतीजा था। ये कंपनी पर नियंत्रण करने का पहला ठोस कदम था। अच्छा, तो ये एक तरह की राजनीतिक सौदेबाजी थी। चलिए, तो फिर इस एक्ट की परतें हटाते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव था पद में। हाँ, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल या जीजीबी बन गया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये शक्ति के केंद्रीकरण की, मतलब सेंट्रलाइजेशन की एक जबरदस्त शुरुआत थी। और पहले जीजीबी थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ, और इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है, हेस्टिंग्स स्टार्ट्स द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। एक तरह से उनका कैबिनेट। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और केंद्रीकरण यही नहीं रोका, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों का क्या हुआ? उन्हें, जो पहले अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के राजा हुआ करते थे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब उनकी आजादी खत्म। अब सारे बड़े फैसले कलकत्ता से होने थे। और न्यायिक व्यवस्था में भी कुछ बदलाव हुए थे। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भारत में एक संगठित ब्रिटिश शैली की न्याय व्यवस्था की नींव थी। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पर जो यूपीएससी का सबसे पसंदीदा सवाल है, वो ट्रैप एरिया, जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इस एक्ट का असली मकसद क्या था? इसका असली मकसद था भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। अच्छा। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे थे, स्थानीय लोगों से तोहफे और रिश्वत ले रहे थे, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था और ब्रिटिश सरकार की बदनामी भी। तो इस एक्ट ने क्या किया? इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी तरह के निजी व्यापार करने और मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। इतने सारे प्रावधानों को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसे सरल बनाने का कोई तरीका, कोई मेमोरी हैक? हाँ, इसके लिए एक आसान ट्रिक है जो मैं हमेशा सुझाती हूँ, SCWID। SCWID? हाँ, S सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है। C कंट्रोल ओवर कंपनी पर संसद का नियंत्रण, W वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल, I इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड, निजी व्यापार और रिश्वत पर रोक, और T
डी डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट, मतलब कंपनी के निदेशकों को अब राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करना था। कमाल है। तो 1773 के एक्ट ने नींव तो रख दी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। सिर्फ 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। इतनी जल्दी एक और कानून की क्या जरूरत पड़ गई? क्या 1773 का एक्ट फेल हो गया था? काफी हद तक हाँ। 1773 का एक्ट कमजोर साबित हुआ। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत शक्तिशाली हो गए थे और अपने परिषद की भी नहीं सुनते थे। तो लंदन में सरकार को लगा कि नियंत्रण उनके हाथ से निकल रहा है। एग्जैक्टली। इसीलिए विलियम पिट की सरकार ने ये दोहरी सरकार की व्यवस्था बनाई ताकि राजनीतिक और सैन्य फैसले सीधे संसद के प्रति जवाब दे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले, न कि कंपनी के व्यापारी डायरेक्टर। ये दोहरी सरकार की व्यवस्था सुनने में तो बहुत जटिल लगती है। एक ही संस्था के दो मालिक। ये एक बेहतरीन सवाल है। कागज पर ये जटिल थी, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल साफ था, शक्तियों का बंटवारा। कैसे? कंपनी के पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब व्यापार, माल का आना जाना। हाँ, बस उतना ही। समझ गया। तो कंपनी के डायरेक्टर अपना व्यापार संभालते रहे, लेकिन असली राजनीतिक लगाम किसके हाथ में थी? असली लगाम दी गई एक नए और ज्यादा शक्तिशाली निकाय को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल? और इसका काम? यह कंपनी के सभी राजनीतिक पॉलिटिकल मामलों को संभालेगा, जैसे कि युद्ध, संधि और राजस्व प्रशासन। यह बोर्ड सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। तो संक्षेप में कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक मुखौटा रह गई थी, जिसके पीछे से असली सरकार ब्रिटिश संसद चला रही थी। तो मतलब व्यापार कंपनी के डायरेक्टर देखेंगे और राजकाज ब्रिटिश सरकार का बोर्ड। इसे याद रखने की भी कोई ट्रिक है? हाँ बिल्कुल। पीसी कोड। पीसी कोड। पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कॉमर्शियल मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत बढ़िया। इस एक्ट में दो बातें हैं जिन्हें मैं एग्जाम गोल्ड कहता हूं, क्योंकि इन पे सीधे सवाल बनते हैं। पहली कि इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव था। अब ये सिर्फ एक कंपनी का इलाका नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा माना जाने लगा। और दूसरी बात, इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण, सुप्रीम कंट्रोल दे दिया। अब असली बॉस लंदन में बैठा था, इसमें कोई शक नहीं रह गया था। तो 1773 में रेगुलेशन शुरू हुआ, 1784 में दोहरा नियंत्रण आया। अब कहानी लगभग 50 साल आगे बढ़ती है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर। हाँ। इसे ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। सबसे पहले एक और बड़ा पदनाम परिवर्तन हुआ। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल GGI बन गया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसे याद रखने की ट्रिक, बेंटिक वॉज द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा जैसे सामाजिक सुधार किए और वो पहले GGI बने। बिल्कुल। तो इस एक्ट ने केंद्रीकरण को कैसे पूरा किया? इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से, मतलब कानून बनाने की शक्ति से पूरी तरह वंचित कर दिया। तो अब कानून कौन बनाता? अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल के पास थी। ये एक विधायी एकाधिकार था। यहाँ एक और दिलचस्प बदलाव हुआ शब्दावली में, जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, रेगुलेशंस और एक्ट्स वाला। एग्जैक्टली। इस एक्ट से पहले बने कानूनों को रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन 1833 के एक्ट के तहत बने कानूनों को एक्ट्स कहा जाने लगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। एक्ट शब्द संसद के अधिकार को दर्शाता है। ये एक संकेत था कि अब कानून बनाने की प्रक्रिया ज्यादा औपचारिक और ब्रिटिश संसद की तर्ज पर हो रही है। और गवर्नर जनरल को और क्या शक्तियां मिली? GGI को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां भी सौंप दी गईं। वो भारत में ब्रिटिश सत्ता का एकमात्र केंद्र बन गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। परीक्षक का पसंदीदा जाल। 1833 एक्ट से जुड़े दो बड़े मिथक हैं। पहला मिथक,
कंपनी का शासन 1833 में समाप्त हो गया। ये बिल्कुल गलत है और एक क्लासिक ट्रैप है। सच ये है कि कंपनी सिर्फ एक वाणिज्यिक बॉडी के रूप में समाप्त हुई। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी खत्म हो गया। हाँ, अब वो एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी जो ब्रिटिश ताज की ओर से भारत पर शासन कर रही थी। मतलब व्यापारी से शासक बनने का परिवर्तन आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया। और दूसरा मिथक जो और भी बड़ा ट्रैप है, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता 1833 में शुरू हुई। ये सबसे बड़ा जाल है। इस एक्ट में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का केवल एक प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। नहीं, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका पुरजोर विरोध किया क्योंकि इससे उनकी नियुक्ति करने की शक्ति, जिसे पेट्रनेज कहते हैं, वो छिन जाती। तो ये प्रावधान लागू ही नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो याद रखें, परीक्षा में 1833 को खुली प्रतियोगिता के लिए कभी भी चिन्हित न करें। तो केंद्रीकरण 1833 में पूरा हो गया। अब अगला बड़ा पड़ाव है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगर 1833 केंद्रीकरण का शिखर था, तो 1853 को क्या कहेंगे? 1853 को हम शक्तियों के पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स की शुरुआत कहेंगे। हाँ, यहाँ पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी कानून लागू करने वाले कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल, ये आधुनिक शासन की नींव है। इससे पहले कानून बनाना और उसे लागू करना दोनों एक ही व्यक्ति या निकाय का काम था। और इस विधायी काम के लिए क्या किया गया? कानून बनाने के इस विशेष काम के लिए परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधायी पार्षद कहा गया। इस नई विधायी शाखा को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह थी। एकदम सही। इसने एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया, जो लगभग ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं को ही अपनाती थी। यहीं से भारत में आधुनिक विधायिका का जन्म होता है। तो क्या 1853 में वो हुआ जिसका इंतजार था? क्या सिविल सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए खुले? हाँ, 1853 में सिविल सेवा की जीत हुई। सिविल सेवाओं में भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई। और इससे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। बिल्कुल, यानी अब कोई भी भारतीय अपनी योग्यता के दम पर प्रतिष्ठित कोवेनेंटेड सिविल सर्विस का हिस्सा बन सकता था। इसी के लिए 1854 में मकाले समिति, मकाले कमेटी की नियुक्ति की गई। लेकिन 1853 के एक्ट में कुछ छिपे हुए विवरण भी हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, है ना? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें। पहली, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व, लोकल रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया गया। ये कैसे हुआ? 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाने थे। ये एक छोटा ही सही पर बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और दूसरी बात, जिसे एक छिपी हुई धमकी कहा जा सकता है। बिल्कुल, पिछले चार्टर एक्ट्स की तरह जो कंपनी के शासन को 20-20 साल के लिए बढ़ाते थे, इस एक्ट ने कंपनी के शासन के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की। इसका मतलब? इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। कंपनी का भविष्य अब अनिश्चित था, तलवार लटक रही थी। ठीक है, तो अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। जरूर। मैं एक फीचर बोलूंगा और आप बताएंगे कि 1773, 1833 और 1853 में क्या स्थिति थी। तैयार है? बिल्कुल तैयार। पहला, शीर्ष पद। 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1853 वही रहा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा, विधानमंडल। 1773 कोई अलग निकाय नहीं। 1833 GGI के पास विशेष केंद्रीकृत शक्ति। 1853 शक्तियों का पृथक्करण, एक अलग मिनी पार्लियामेंट बनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां सब फंसते हैं, सिविल सेवा। 1773 संरक्षण आधारित यानी डायरेक्टर की मर्जी से नियुक्ति। 1833 खुली प्रतियोगिता का एक असफल प्रयास। और 1853 खुली प्रतियोगिता की सफल शुरुआत। तो अगर इस पूरे 80 साल के दौर को 10 शब्दों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? कंपनी ने व्यापार खोया, साम्राज्य पाया, फिर संसद के हाथों सब कुछ खो दिया। ये एक जबरदस्त सारांश है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने ही लालच और सफलता का शिकार हो गई। उसने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया कि ब्रिटिश सरकार उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकती थी। कीवर्ड्स में देखें तो 1773 विनियमित, 1784 दोहरी सरकार, 1833 केंद्रीकृत और 1853 पृथक्कृत। बिल्कुल,
ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे एक प्रशासनिक मशीनरी में बदल गई और कैसे ब्रिटिश संसद ने उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और यहीं पर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। एक डीएम इतना शक्तिशाली क्यों है? हाँ, इस पूरी कहानी का उस डीएम से क्या लेना देना है जो आज हमारे जिलों में काम करता है? अब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। जो केंद्रीकरण की भावना 1833 के एक्ट ने स्थापित की, जहां एक ही अधिकारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरे देश की नागरिक, सैन्य और विधायी शक्तियां थीं, वही भावना छोटे स्तर पर आज भी हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद में दिखाई देती है। डीएम आज भी अपने जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी और कुछ हद तक न्यायिक शक्तियों वाला मजिस्ट्रेट होता है। तो ये शक्तियों का एकीकरण, ये एक व्यक्ति का शासन सीधे कंपनी राज से चली आ रही एक विरासत है। बिल्कुल। वाह। तो हमारे डीएम के दफ्तर की नींव दरअसल 1773 और 1833 के कानूनों में रखी गई थी। और अब आज के लिए एक विचारणीय प्रश्न। 1853 के एक्ट ने कंपनी के शासन के अंत का संकेत तो दे दिया था, तलवार लटका दी थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अंत इतनी जल्दी और इतने नाटकीय ढंग से आएगा। 4 साल बाद 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। सोचने वाली बात यह है कि अगर 1853 का एक्ट कंपनी के शासन को अगले 20 साल के लिए बढ़ा देता, तो क्या 1857 का परिणाम कुछ और होता? क्या कंपनी को अपनी नीतियों की गलतियों को सुधारने का मौका या चेतावनी मिलती? ये इतिहास के क्या होता अगर वाले दिलचस्प सवालों में से एक है। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारी अगली चर्चा 1858 से शुरू होगी, जब कंपनी का शासन समाप्त होता है और ताज, क्राउन सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लेता है। एक नए युग की शुरुआत हो। एक बात सोचिए, 1857 में भारत में इतना बड़ा विद्रोह हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तो जैसे नींव हिल गई। बिल्कुल। और उसके बाद ब्रिटिश महारानी ने सीधे भारत को अपने कब्जे में ले लिया और एक एक्ट पास किया जिसका नाम था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, नाम सुनकर तो लगता है कि भाई भारतीयों के लिए अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल। और यहीं यूपीएससी अपना पहला जाल बिछाता है। नाम था अच्छी सरकार का कानून, लेकिन असल में ये भारतीयों के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड में बैठे अंग्रेजों के लिए अच्छा था। अच्छा। जमीन पर तो कुछ बदला ही नहीं, ये सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण था, बस मालिक बदल गए थे। तो चलिए आज इन नोट्स को खोलते हैं और इस धोखे से शुरू हुई कहानी को परत दर परत समझते हैं। 1858 से लेके 1919 तक। हाँ। हर एक्ट के पीछे की असली कहानी, उसके छुपे हुए मतलब और वो सारे पेज यानी जाल जहां परीक्षार्थी अक्सर फंसते हैं। हमारा मिशन है पूरी स्पष्टता। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नोट्स की पहली लाइन क्या है? कंपनी को निकाल दिया गया, क्राउन ने सत्ता संभाल ली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब एक व्यापारिक संस्था जो अब तक भारत पर राज कर रही थी, हाँ, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश संसद के हाथों में महारानी विक्टोरिया के नाम पर आ गई। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो जो डबल गवर्नमेंट का एक अजीब सा सिस्टम था ना, हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उससे भी खत्म कर दिया गया। सत्ता का पूरा नियंत्रण अब लंदन में एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया और एक नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हाँ, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। सही। मतलब भारत का पूरा कंट्रोल अब सीधे ब्रिटिश सरकार के पास था और उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और भारत में जो सबसे बड़ा पद था गवर्नर जनरल, उसका नाम और रुतबा दोनों बदल दिया गया। अब उसे वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय का मतलब भी था क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। तो गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन गया, मतलब अब वो सीधे महारानी को रिपोर्ट करेगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। तो सबसे पहले ये ताज किसके सिर पर रखा गया? लॉर्ड कैनिंग। इस नाम को मतलब दिमाग में छाप लीजिए। अच्छा। वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय थे। ये प्रीलिम्स का एक पक्का सवाल है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपने शुरू में उठाया था। इस एक्ट का नाम अच्छी सरकार का था, लेकिन नोट्स में एक बड़ा नो लिखा है। तो क्या इस एक्ट ने भारत के अंदर सरकारी ढांचे को बदला या भारतीयों को कोई नया अधिकार दिए? और इसका सीधा साधा जवाब है बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। अच्छा। ये जो बदलाव था,
ये केवल और केवल इंग्लैंड में प्रशासनिक मशीनरी में हुआ था। ये सिर्फ इस बात का बदलाव था कि भारत को लंदन से कौन कंट्रोल करेगा। भारत के अंदर शासन की व्यवस्था, लोगों का जीवन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। कीवर्ड याद रखें, केवल प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ओनली, और वो भी इंग्लैंड में केंद्रित। मतलब भारतीयों के लिए जमीन पर कुछ नहीं बदला, बस मालिक बदल गया। बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन आ गया। चलिए, ये तो साफ हो गया, पर 1857 के बाद अंग्रेजों को एक बात तो समझ आ गई थी। क्या? कि भारतीयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके शासन चलाना अब मुश्किल है। बिल्कुल। उन्हें सहयोग की नीति अपनानी पड़ी, चाहे वो दिखावे के लिए क्यों ना हो। और इसी सोच का नतीजा था अगला बड़ा एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। हाँ, और इस एक्ट से 3 बड़े कीवर्ड्स निकल कर आते हैं जो आज भी भारतीय शासन प्रणाली का हिस्सा हैं: पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑर्डिनेंस पावर और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। एक एक करके समझते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम, इसको आप आज के कैबिनेट सिस्टम का बीज समझ सकती हैं। अच्छा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे शुरू किया था। इसका मतलब था कि वाइसरॉय की काउंसिल के हर सदस्य को एक या एक से ज्यादा विभाग सौंप दिए गए। जैसे आज गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय होता है, बिल्कुल वैसे ही। और वो अपने विभाग के लिए जिम्मेदार था। इसे काम में बहुत तेजी आई। और दूसरा ऑर्डिनेंस पावर, ये तो आज भी राष्ट्रपति और राज्यपाल इस्तेमाल करते हैं। हाँ। यानी वाइसराय को आपात स्थिति में बिना काउंसिल की सहमति के कानून जारी करने का अधिकार मिल गया। और इसकी अवधि कितनी थी? 6 महीने। ये अवधि आज भी प्रासंगिक है और परीक्षा में सीधा सवाल बनता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी जो वाइसरॉय को दी गई थी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। हाँ, एक तरह से ये एक प्रतीकात्मक कदम था, पर ऐतिहासिक था। हाँ, वाइसरॉय ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नामांकित किया। नामांकित? हाँ, यहाँ नामांकित शब्द पर ध्यान देना है, निर्वाचित नहीं। अच्छा। मतलब वाइसरॉय अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकता था। ये प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बहुत ही छोटा पहला कदम था। और नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक शानदार निमोनिक भी है। जी। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी काउंसिल में नामांकित किया था। कौन थे वो? इसे याद रखें, BPD से। BPD। B से बनारस के राजा, P से पटियाला के महाराजा और D से सर दिनकर राव। BPD। BPD। प्रीलिम्स में ये नाम सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये तिकड़ी जरूर याद रखनी है। और 1861 के एक्ट की एक और खास बात थी विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत। हाँ। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी गईं, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से छीननी शुरू हुई थीं। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव था। तो 1861 में भारतीयों को दरवाजे के अंदर तो ले आए, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, सजावट के लिए। हाँ, कह सकते हैं। पर इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाएं बन चुकी थीं और अब वो सिर्फ सजावट बनकर नहीं रहना चाहते थे। दबाव बढ़ रहा था। बिल्कुल। क्या उस दबाव का कोई नतीजा 1892 के एक्ट में देखने को मिला? बिल्कुल देखने को मिला। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 उसी बढ़ते दबाव का नतीजा था। इसमें 2 मुख्य बातें हुई। पहली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है। और दूसरी, एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति दी गई। कौन सी शक्ति? लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अच्छा। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि पहली बार भारतीय प्रतिनिधि सरकार के वित्तीय मामलों पर सवाल उठा सकते थे। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। नोट्स में क्रॉस किया हुआ वोटिंग बॉक्स और एक प्रश्न चिन्ह है जिस पर क्रॉस लगा है। इसका मतलब यहाँ भी एक जाल है। और यही परीक्षक का पसंदीदा जाल है। ये ब्रिटिश रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण था। शक्ति का भ्रम देना बिना वास्तविक शक्ति दिए। उन्हें बजट पर चर्चा का अधिकार तो मिला, लेकिन उस पर वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। वे बजट में 1 रुपए की भी कटौती के लिए कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। और पूरक प्रश्न, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का भी अधिकार नहीं था। मतलब अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप फॉलो अप सवाल नहीं पूछ सकते। बात वहीं खत्म। बस ये तो ऐसा हुआ कि आपको मेन कोर्स खाने दिया पर डेजर्ट के लिए मना कर दिया। बिल्कुल। यह एक आधा अधूरा दिखावे का अधिकार था, लेकिन फिर भी इसने भारतीय नेताओं को एक मंच दिया अपनी आवाज उठाने का। ठीक है, अब सदी बदल रही है और भारतीय राष्ट्रवाद भी मजबूत हो रहा है। हम आते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पर। मॉर्ले मिंटो सुधार। हाँ, मॉर्ले मिंटो सुधार।
लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय, ये जोड़ी अक्सर मैच द कॉलम में पूछी जाती है। बिल्कुल। इस एक्ट के दो चेहरे थे। एक चेहरा प्रगतिशील था, जो एकता की दिशा में एक छोटा कदम था, लेकिन दूसरा चेहरा बहुत खतरनाक था, जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी। पहले अच्छे चेहरे की बात करते हैं। पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, ये तो ऐतिहासिक था। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य, लॉ मेंबर बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के विपरीत एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही असली सत्ता का केंद्र थी। और अब आते हैं दूसरे खतरनाक चेहरे पर। यहाँ वो विवादास्पद बिंदु आता है जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, कम्युनल इलेक्टोरेट। इस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए। इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और उसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही दे सकते थे। यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति को संवैधानिक जामा पहनाया गया। और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। यह टाइटल एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी परीक्षार्थी भूलने का जोखिम नहीं उठा सकता। दिलचस्प बात यह है कि लॉर्ड मॉर्ले खुद इसके खतरों को समझते थे। उन्होंने मिंटो को एक चिट्ठी में लिखा था कि वे ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, जिसके परिणाम भयानक होंगे। वाह। उन्हें भी अंदाजा था कि वे कैसी आग से खेल रहे हैं। मतलब उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं और फिर भी किया। खैर, अब 10 साल आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, भारत में गांधी जी का आगमन हो चुका है, माहौल पूरी तरह बदल गया है। और अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, इसका घोषित उद्देश्य था भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना। यहाँ 3 बड़े बदलाव हुए। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शंस, और सबसे जटिल, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी। पहले 2 तो सीधे हैं। बिल्कुल। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब केंद्र में 2 सदन बनाए गए, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं। बिल्कुल। तब उन्हें अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। और प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब था कि पहली बार कुछ लोगों ने सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुना। हाँ, हालांकि मताधिकार बहुत सीमित था। वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर कुछ ही लोगों को था। सही। लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत थी। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसमें छात्र सबसे ज्यादा उलझते हैं, द्वैध शासन। द्वैध शासन, इसका ग्रीक में मतलब है दोहरा शासन। ये दोहरा शासन कैसे काम करता था? नोट्स में एक फ्लो चार्ट है, लेकिन इसे सरल भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे घर का बजट हो। गवर्नर ने प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है। हस्तांतरित विषय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। गवर्नर ने कहा, आप तय कर सकते हैं कि सब्जी राशन में क्या खरीदना है, और ये मंत्री अपनी विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, मतलब कुछ असली शक्ति दी गई। यही तो खेल था। असली शक्ति थी आरक्षित विषयों में, रिजर्व सब्जेक्ट्स। इसमें थे वित्त, पुलिस, कानून व्यवस्था। अच्छा। गवर्नर ने कहा, घर का बैंक अकाउंट यानी वित्त और सिक्योरिटी सिस्टम यानी पुलिस मेरे कंट्रोल में रहेगा, और इन विषयों पर वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ शासन करता था, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थे। समझ गया। मतलब असली पावर, पैसा और पुलिस सब गवर्नर के हाथ में, और वो किसी को जवाबदेह नहीं। मतलब भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी, लेकिन अधिकार और संसाधन नहीं दिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यवस्था पूरी तरह असफल रही। बिल्कुल। और यहाँ एक और ट्रैप उलट है। छात्र अक्सर इस बात में भ्रमित हो जाते हैं कि यह द्वैध शासन कहाँ लागू किया गया था, केंद्र में या प्रांतों में। इसे रट लीजिए, 1919 में द्वैध शासन केवल प्रांतों में लागू किया गया था, केंद्र में नहीं। केवल प्रांतों में? यह एक प्रांतीय प्रयोग था। केंद्र में द्वैध शासन की बात 1935 के एक्ट में आएगी। यूपीएससी इस पर कई बार सवाल पूछ चुका है। तो चलिए एक बार 1909 और 1919 के एक्ट की आमने सामने तुलना करते हैं। इन 10 सालों में फूट डालो और राज करो की नीति सिर्फ बढ़ी ही है ना? बिल्कुल। 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का बीज सिर्फ मुसलमानों के लिए बोया गया था, 1919 तक वो एक बड़ा पेड़ बन चुका था। इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियनों तक फैला दिया गया। विभाजन को संस्थागत बनाया जा रहा था। और विधानमंडल की संरचना में क्या बदलाव आया?
1909 में केंद्र में एक ही सदन था, यूनिकैमरल। 1919 में केंद्र में 2 सदन हो गए, बायकैमरलिज्म। और चुनाव 1909 में अप्रत्यक्ष थे। 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुए, भले ही सीमित आधार पर। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर एक चीट शीट बनानी हो तो? ठीक है, फटाफट बनाते हैं। 1858 कंपनी खत्म, क्राउन का राज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय। ठीक है। 1861 3 चीजें, पोर्टफोलियो, ऑर्डिनेंस और बीपीडी का नॉमिनेशन, साथ में विकेंद्रीकरण। 1892 बजट पर बहस का अधिकार, लेकिन वोटिंग का नहीं, आधा अधूरा अधिकार। बिल्कुल। 1909 सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जहर और पहले भारतीय एग्जीक्यूटिव एसपी सिन्हा। और 1919 3 बड़े कीवर्ड्स, प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव। संक्षेप में कहें तो ये पूर्ण क्राउन शासन से लेकर जिम्मेदार सरकार के भ्रम तक का सफर था। लोकतंत्र का एक बहुत धीमा और शायद बेमन से किया गया जन्म। हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे टुकड़ों में अधिकार दिए गए। बजट पर बहस करो पर वोट मत करो। हाँ। कुछ विभाग ले लो पर बिना पैसे और पुलिस के। तो सोचने वाली बात ये है, और ये सवाल मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ रही हूँ, क्या ये सुधारों की एक सच्ची प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य भारत को स्वशासन के लिए तैयार करना था, या ये सिर्फ बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद के प्रेशर कुकर से धीरे धीरे भाप निकालने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी? सोचिए, भारत का भविष्य तय करने के लिए कमेटी बनाई जाती है और उसमें एक भी भारतीय नहीं होता। बिल्कुल। मतलब आपके घर में क्या बनेगा ये कोई और तय कर रहा है। और यही वो चिंगारी थी जिसने अगले 20 सालों के लिए आग लगा दी, 1927 से 1947 तक। ये वो 20 साल हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे संविधान का पूरा सोर्स कोड है। तो आज हम इन्हीं वायरल नोट्स को लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन एकदम क्लियर है, इन 20 सालों की कहानी को इस तरह समझना कि एक एक फैक्ट दिमाग में छप जाए। और सबसे जरूरी बात, हम उन ट्रैप्स पर भी बात करेंगे जहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फंसाता है। तो चलिए इस टाइमलाइन को क्रैक करते हैं। सबसे पहले 1927, फिर 1932, 1935 और आखिर में 1947। ये क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। परीक्षक को यह क्रम बहुत पसंद है, इसे याद रखना ही होगा। तो कहानी शुरू होती है 1927 से, साइमन कमीशन। नोट्स में पहली ही लाइन है, इमेजिन अ कमिटी बट नॉट अ सिंगल इंडियन। ये तो जानबूझकर अपमान करने जैसा था। ये सिर्फ अपमान नहीं, देखिए एक राजनीतिक भूल थी। ये एक ऑल वाइट कमीशन था। 7 सदस्य थे इसमें। हाँ, 7 ब्रिटिश सदस्य, और इसे नवंबर 1927 में, मतलब अपने तय समय से 2 साल पहले ही बना दिया गया। 2 साल पहले? क्यों? उन्हें डर था कि लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी जो शायद भारत को ज्यादा रियायतें दे दे। तो इसका आधिकारिक काम था भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करना, पर असल में ये एक संदेश था कि भारतीय अपना भविष्य तय करने के काबिल नहीं है। और इसीलिए साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में गूंज रहे थे। लेकिन इस विरोध का, इस गुस्से का हुआ क्या? नहीं, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। ये एक लंबी चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 1930 में। रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि बिना भारतीयों के बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा। तो इसके बाद हुए 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। बिल्कुल, जहां ब्रिटिश और भारतीय नेता आमने सामने बैठे। इन चर्चाओं के आधार पर 1933 में एक व्हाइट पेपर तैयार हुआ। ओके। फिर उस व्हाइट पेपर को जांचने के लिए एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनी, और इन सब मंथनों के बाद इन सब का निचोड़ निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में। अरे वाह, मतलब 1927 का वो अपमानजनक कमीशन 1935 के सबसे बड़े कानून की नींव बन गया। एग्जैक्टली। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा दांव चला जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। हम बात करें 1932 के कम्युनल अवार्ड की। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। हाँ। उन्होंने दलित वर्गों, जिन्हें डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा कर दी। इसका मतलब क्या था आसान भाषा में? मतलब एक चुनाव क्षेत्र में सिर्फ दलित वोटर ही दलित कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन एक मिनट, डॉक्टर अंबेडकर तो इसी की मांग कर रहे थे। उनके हिसाब से ये दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी था। तो फिर गांधी जी इसके खिलाफ क्यों थे? बहुत गहरा सवाल है। ये बिल्कुल नजरिए का टकराव था।
डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि जब तक दलितों के पास अपने नेता चुनने की विशेष शक्ति नहीं होगी तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता। और गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक सीधी सीधी चाल समझा। उन्हें लगा कि ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे खतरनाक रूप है। इसीलिए वो पूना की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। और तब हुआ पूना पैक्ट। इसने एक बीच का रास्ता निकाला। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स को बनाए रखा गया, लेकिन दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। मतलब वोटर सब होंगे, लेकिन कुछ सीटों पर कैंडिडेट सिर्फ दलित वर्ग से होगा। सही, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लक्ष्मीकांत ट्रैप है। अच्छा। यूपीएससी का ये पसंदीदा सवाल है। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए? और 90% लोग ऑप्शन में गांधी देखते ही उसे टिक कर देते हैं। अरे, तो क्या ये गलत है? ये तो क्लासिक मिस्टेक एरिया लग रहा है। बिल्कुल गलत। सही जवाब है गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे और दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने। ओहो, मतलब गांधी जी ने सहमति दी पर साइन नहीं किए। एग्जैक्टली। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। एक एक मार्क कीमती है। ठीक है, ये ट्रैप दिमाग में लॉक हो गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे भारी भरकम हिस्से पर, 1935 का एक्ट। इसे संविधान का ढांचा या सोर्स कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे आज के संविधान का आप मानिए लगभग 70% हिस्सा यहीं से लिया गया है। ये बहुत बड़ा दस्तावेज था, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल। इसका सबसे बड़ा सपना था एक अखिल भारतीय संघ बनाना, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें दोनों शामिल हों। हाँ, एक तरह से आज के भारत का पहला ब्लूप्रिंट। और शक्तियों का बंटवारा भी 3 सूचियों में किया गया था। ये तो आज के संविधान की 7th शेड्यूल जैसा ही लगता है। एकदम। फेडरल लिस्ट केंद्र के लिए, जिसमें 59 विषय थे, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए 54 विषय और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए 36 विषय। ओके। लेकिन यहीं पर परीक्षक एक और गूगली फेंकता है, एक और ट्रैप अलर्ट। बताइए क्या है वो? बची हुई शक्तियां, मतलब रेजिडुअरी पावर्स, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं थी, वो किसे दी गई? आज तो ये शक्तियां संसद के पास है। सही, लेकिन 1935 के एक्ट में ये वाइसरॉय को दी गई थी। ये ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बनाए रखने का तरीका था। एग्जामिनर आपको ऑप्शन में फेडरल लेजिस्लेचर देगा, लेकिन सही जवाब है वाइसरॉय। लेकिन ये अखिल भारतीय संघ तो कभी बना ही नहीं। मैंने पढ़ा है इसे द फेडरेशन दैट नेवर वॉज कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सही पकड़ा, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्हें क्या डर था? उन्हें डर था कि उनकी राजशाही, उनकी स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। वो दिल्ली के अधीन नहीं आना चाहते थे। तो संघ का सपना अधूरा रह गया और ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा व्हाट इफ है। क्या मतलब? सोचिए, अगर वो संघ बन गया होता तो शायद देश के बंटवारे की कहानी कुछ और होती। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। नोट्स कहते हैं कि 1935 के एक्ट ने प्रांतों में डायाकी खत्म की और केंद्र में शुरू करने का प्रस्ताव था। ये तो उल्टा लग रहा है। बेहतरीन सवाल। यही कंफ्यूजन सबको होता है। इसे हम कहते हैं डायाकी स्विच। डायाकी स्विच? अच्छा हाँ। इसे आमने सामने रखकर समझते हैं। प्रांतों में, मतलब प्रोविंसेस में 1919 से जो द्वैध शासन चल रहा था उसे खत्म कर दिया और उसकी जगह आई प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रांतों को ज्यादा पावर मिली और केंद्र में इसका ठीक उल्टा करने का प्रस्ताव था। द्वैध शासन लागू करने का प्लान था, जहां संघीय विषयों को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांटा जाता। रिजर्व मतलब वाइसरॉय के कंट्रोल में। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हमने कहा संघ तो कभी बना ही नहीं, तो ये व्यवस्था भी कभी लागू नहीं हुई। तो याद रखने के लिए, प्रांतों में डायरकी खत्म, केंद्र में प्रस्तावित लेकिन लागू नहीं हुई। परफेक्ट। विधानमंडल का भी विस्तार हुआ था, है ना? 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। बाइकैमरलिज्म। हाँ, मतलब 2 सदन, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। और इन 6 प्रांतों को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है। बताइए। बैम बैम स्यूटे। अच्छा। बैम बैम स्यूटे, इसे डिकोड करते हैं। BM मतलब बंगाल, असम, मद्रास। और दूसरा बैम मतलब बॉम्बे, बिहार। और स्यूट से यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आज का उत्तर प्रदेश। शानदार ट्रिक है। और इसी एक्ट ने मताधिकार यानी फ्रेंचाइज को भी बढ़ाया। लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ा कदम था। और इस एक्ट ने सिर्फ राजनीतिक ढांचा ही नहीं बदला, बल्कि कई ऐसे संस्थानों की नींव भी रखी जो आज भी हमारे देश की रीढ़ हैं। बिल्कुल, इसे आप इंस्टीट्यूशनल चीट शीट कह सकते हैं। ओके। 3 बड़े क्षेत्रों में। पहला आर्थिक,
देश की मुद्रा और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई। दूसरा, न्यायिक। देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्वज यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई जो 1937 में बना। और तीसरा, प्रशासनिक। आज की यूपीएससी और स्टेट पीएससीज की नींव रखी गई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। वाओ, मतलब 1935 का एक्ट सही में हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं फाइनल काउंटडाउन पर। 1947, आजादी का अंतिम पड़ाव। इसकी उल्टी गिनती 20 फरवरी 1947 को शुरू हुई जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने संसद में घोषणा की। क्या घोषणा की? कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। डेडलाइन सेट हो गई थी। फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान आया, हाँ, जिसे विभाजन योजना भी कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और विभाजन एक दुखद हकीकत बन गया। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बहुत तेजी से। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को 18 जुलाई को शाही सहमति मिली और 15 अगस्त 1947 को यह तुरंत प्रभाव में आ गया। इस एक्ट को द ब्रेकअप भी कहा गया है। तो वो कौन से बिंदु थे जिन्होंने 200 साल के रिश्ते को खत्म कर दिया? 4 मुख्य बातें याद रखनी है। ब्रेकअप की शर्तें। ठीक है। पहला, संप्रभु राज्य। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया। संप्रभु वो मैजिक कीवर्ड है, मतलब अब भारत अपने फैसले खुद लेगा, लंदन से कोई आदेश नहीं आएगा। बिल्कुल। दूसरा, विभाजन। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनाए गए। तीसरा, वाइसरॉय का अंत। वाइसरॉय का पद हमेशा के लिए खत्म और उसकी जगह हर डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल। और चौथा, कोई जिम्मेदारी नहीं। 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। लेकिन इस एक्ट ने रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। हाँ, उन्हें 3 विकल्प देना, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। ये तो देश में 500 से ज्यादा छोटे छोटे देश बनाने जैसा था। अंदाजा बिल्कुल था। ये एक टाइम बॉम्ब था। ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी उनकी सर्वोच्चता खत्म हो गई। अब वो रियासतों के रक्षक नहीं थे, तो तकनीकी रूप से वो आजाद थे। हाँ, और ये एक बहुत ही अराजक स्थिति थी जिससे देश के कई टुकड़े हो सकते थे, जिसे बाल्कनाइजेशन कहते हैं। और यहीं पर सरदार पटेल की भूमिका ऐतिहासिक हो जाती है। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, भारत पर शासन कैसे चला? बीच के इन सालों में देश का कानून क्या था? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही अनोखा है। शासन चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर। अच्छा, उसी एक्ट से? हाँ, लेकिन एक संशोधित मॉडिफाइड संस्करण से। पर असली पावर थी हमारी संविधान सभा के पास, जो दोहरी भूमिका निभा रही थी। दोहरी भूमिका मतलब वो एक तरफ देश का संविधान लिख रही थी और दूसरी तरफ देश के लिए एक अस्थाई संसद के रूप में कानून भी बना रही थी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अब वो एक संप्रभु निकाय थी, एक सॉवरन बॉडी। संप्रभु का मतलब? इसका मतलब है कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को बदल या निरस्त कर सकती थी, यहां तक कि खुद इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी। ब्रिटिश सम्राट का वीटो पावर भी छीन लिया गया था। अब भारत की नियति पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में थी। चलिए एक बार जल्दी से उन पॉइंट्स को दोहराते हैं जहां मार्क्स कटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक फाइनल एग्जाम डे रैपिड फायर। तैयार? पहला, 1935 एक्ट में रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास थी? वाइसरॉय, संसद के पास नहीं। दूसरा, पूना पैक्ट पर गांधी जी के हस्ताक्षर थे? नहीं, मदन मोहन मालवीय के थे। तीसरा, 1935 में डायरकी केंद्र में लागू हुई थी? नहीं, इसे प्रस्तावित थी, प्रांतों में खत्म हुई थी। और चौथा, आरबीआई और फेडरल कोर्ट दोनों किस एक्ट की देन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मैच द फॉलोइंग में अक्सर आता है। तो हमने देखा कि कैसे 1927 के अपमान से शुरू हुई कहानी 1947 की आजादी पर खत्म हुई। ये सिर्फ कानूनों का सफर नहीं था, ये भारत के एक राष्ट्र के रूप में बनने की कहानी थी। इसमें टकराव थे, समझौते थे और बहुत सारे एग्जाम ट्रैप्स भी थे। हमने ढांचा तो समझ लिया, लेकिन इस ढांचे में आत्मा फूंकी संविधान सभा ने। जैसा कि आपने बताया, वो किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द कर सकती थी। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी। तो सोचिए, अपनी इस सर्वोच्च शक्ति को साबित करने के लिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत अब वाकई आजाद है, उन्होंने सबसे पहले किस मुद्दे पर बहस की होगी या किस कानून को बदला होगा? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल, एक
ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता तो है, लेकिन शायद पूछने से सब कतराते हैं। पूछिए। अगर हमने 200 साल की लंबी और खूनी लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को बाहर निकाला, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों बनाया गया? हाँ, ये सवाल तो है। ये बात कुछ हजम नहीं होती। क्या ये हमारी इतनी बड़ी आजादी पर एक दाग जैसा नहीं था? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब किसी एक लाइन में नहीं है, बल्कि ये उस वक्त की जो जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल थी उसमें छुपा है। अच्छा। देखिए, ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। मकसद था सत्ता का एक सहज हस्तांतरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर। स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब चीजें बिगड़े नहीं। बिल्कुल। सोचिए, एक विशाल देश, सैकड़ों रियासतें, दंगे भड़क रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ब्रिटिश सिस्टम की नस नस से वाकिफ हो और भारतीय नेताओं का भरोसा भी जीत चुका हो। तरह का क्या कहते हैं, इंश्योरेंस था, ताकि चीजें हाथ से ना निकल जाएं। समझ गई। मतलब ये एक प्रैक्टिकल फैसला था, इमोशनल नहीं। तो चलिए इस हस्तांतरण के ब्लूप्रिंट को खोलते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इसकी टाइमलाइन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास को किसी ने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चला दिया हो। बिल्कुल, ये शायद संसदीय इतिहास का सबसे तेजी से पास किया गया कानून होगा। और यहाँ एक यूपीएससी अलर्ट है, डेट्स पर ध्यान दें। ओके। 4 जुलाई 1947 को बिल ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। बहस हुई, चर्चा हुई, और सिर्फ 14 दिन के अंदर 18 जुलाई 1947 को इसे शाही सहमति यानी रॉयल एसेंट मिल गई। सिर्फ 14 दिन में? हाँ, और ठीक 15 अगस्त 1947 को ये लागू हो गया। ये स्पीड बताती है कि अंग्रेज भी अब यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहते थे। और इस कानून का सबसे बड़ा नतीजा था 2 स्वतंत्र डोमिनियन का जन्म, भारत और पाकिस्तान। सही। लेकिन ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये तो सत्ता के पूरे स्ट्रक्चर का बंटवारा था। इसने सरकार चलाने के तरीके को जड़ से बदल दिया। तो इस अधिनियम के अंदर असल में क्या-क्या बदला? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव आया गवर्नर जनरल के पद में। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। 1947 से पहले वाइसराय या गवर्नर जनरल एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह था। मतलब सारे फैसले उसके, पूरी ताकत उसके हाथ। हाँ, लेकिन इस अधिनियम ने उसे प्रिंसिपल से एक रबर स्टैम्प बना दिया। रबर स्टैम्प मतलब उसके पास अब कोई असली शक्ति नहीं बची थी, बस नाम का हेड। बिल्कुल। अब वो एक संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया। उसके पास किसी भी बिल पर वीटो करने या सहमति देने की शक्ति तो थी, लेकिन वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। सही पकड़ा। उसे अब कैबिनेट की सलाह पर काम करना था, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री था। तो असली शक्ति प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर कैबिनेट की मीटिंग रूम में आ गई थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। और क्या बदला? दूसरा बदलाव प्रतीकात्मक था लेकिन बेहद शक्तिशाली। इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से भारत का सम्राट या एम्परर ऑफ इंडिया शब्द हमेशा के लिए हटा दिया गया। अच्छा। ये सिर्फ एक टाइटल हटाना नहीं था, ये 200 साल की गुलामी की मानसिक बेड़ियों को तोड़ने जैसा था। ये एक ऐलान था कि अब दिल्ली में बैठा कोई वाइसरॉय लंदन में बैठे किसी राजा या रानी को रिपोर्ट नहीं करेगा। और उस स्टील फ्रेम का क्या हुआ जिस पर ब्रिटिश राज टिका था? मेरा मतलब है सिविल सर्विसेज से। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा बदलाव हुआ। पहला, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति बंद कर दी गई। ये तो लॉजिकल है। हाँ, लेकिन और यहाँ एक बड़ा यूपीएससी ट्रैप है। जो अधिकारी पहले से सेवा में थे, उनके सारे लाभ, सारी सुविधाएं और पेंशन वैसी ही रखी गई जैसी पहले थी। लेकिन क्या इससे एक अजीब स्थिति नहीं पैदा हुई कि आजाद भारत की नीतियां वही लोग लागू कर रहे थे जिन्हें ब्रिटिश राज की सेवा के लिए ट्रेन किया गया था? हाँ। क्या इसमें कोई वैचारिक टकराव नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा था। लेकिन उस वक्त पटेल और नेहरू जैसे नेताओं ने प्रशासनिक निरंतरता मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी को प्राथमिकता दी। अच्छा, देश भी तो चलाना था। बिल्कुल। और उसके लिए एक बने बनाए अनुभवी ढांचे की जरूरत थी। आप एक झटके में पूरे सिस्टम को खाली नहीं कर सकते। और ये वही सुपीरियर सिविल सर्विसेज थी जिन्हें 1923-24 में ली कमीशन की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। राइट। अंग्रेज इस ढांचे को एक झटके में गिराना नहीं चाहते थे और भारतीय नेतृत्व इसे तुरंत बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। समझ गई।
और इन सब बदलावों के साथ वो ऐतिहासिक पल आया जब नेहरू ने कहा एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, और ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। सही। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर को समझना जरूरी है, जहाँ ज्यादातर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। वो क्या है? वो है 1946 की अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, और 1947 की स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के बीच का फर्क। ये दोनों एक नहीं है। ओके, तो इसे अगर एक लाइन में समेटना हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1946 में ब्रिटिश वाइसरॉय असली बॉस था और 1947 में प्रधानमंत्री रियल बॉस बन गया? परफेक्ट, आपने पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। 1946 की अंतरिम सरकार में हेड था वाइसरॉय, जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट था। और जवाहरलाल नेहरू उस काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री नहीं। वो वाइसरॉय को रिपोर्ट करते थे। और 1947 में पूरी तस्वीर बदल गई। गवर्नर जनरल यानी माउंटबैटन अब सिर्फ नाम के हेड थे और असली बॉस थे प्रधानमंत्री नेहरू। हाँ, जो अपनी कैबिनेट के साथ देश चला रहे थे। तो सत्ता का ढांचा तो बदल गया, लेकिन असली लड़ाई तो मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर थी। किसके पास रहेगा देश का खजाना और कौन लिखेगा देश के कानून? बिल्कुल। अब हम आते हैं पोर्टफोलियो वॉर्स पर, और ये एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ताकतवर मंत्रालय की, वित्त यानी फाइनेंस। 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान के पास था, लेकिन 1947 में आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री बने आर.के. षणमुगम चट्टी। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इसके पीछे गहरी राजनीति थी, है ना? बहुत गहरी। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय देना एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव था। कई इतिहासकार और विश्लेषक मानते हैं कि मुस्लिम लीग ने इस पद का इस्तेमाल कांग्रेस के मंत्रालयों के हर प्रस्ताव में अड़ंगा डालने के लिए किया। अच्छा। उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जिसे गरीब आदमी का बजट कहा गया, लेकिन उसने कांग्रेस समर्थित उद्योगपतियों पर भारी टैक्स लगाया। इसका सीधा संदेश था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ सरकार चलाना नामुमकिन है, इसलिए बंटवारा ही एकमात्र रास्ता है। अरे वाह, मतलब सरकार के अंदर ही एक और सरकार चल रही थी। ये तो सच में एक ट्रैप एरिया है। अब बात करते हैं कानून मंत्रालय की। 1946 में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, लेकिन 1947 में ये जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। एक पल रुककर इस लम्हे की ऐतिहासिकता को समझिए। जो व्यक्ति सालों तक मौजूदा व्यवस्था और उसके कानूनों का सबसे बड़ा आलोचक रहा, उसी व्यक्ति को अब नए भारत की कानूनी तकदीर लिखने का जिम्मा दिया जा रहा था। ये अपने आप में क्रांति थी। बिल्कुल। सच में ये एक असाधारण क्षण रहा होगा। और रेलवे, वो किसके पास था? 1946 में ये आसफ अली के पास था। 1947 में ये विभाग डॉक्टर जॉन मथाई को मिला। जॉन मथाई। और यहीं पर एग्जामिनर एक और जाल बिछाता है, जिसे हम कहते हैं द रोल स्वैप। डॉक्टर जॉन मथाई 1946 की सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, लेकिन 1947 में उनका मंत्रालय बदलकर रेलवे और परिवहन हो गया। तो यहाँ एक सीधा एग्जाम अलर्ट है। अगर सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जवाब है डॉक्टर जॉन मथाई। सही। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंतरिम सरकार के रेल मंत्री कौन थे, तो जवाब है आसफ अली। इन छोटे छोटे फर्क से ही रैंक बनती और बिगड़ती हैं। एकदम सही। और इन नामों और विभागों को याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है, खासकर परीक्षा के तनाव में। तो चलिए कुछ मेमोरी हैक्स या याद रखने की तरकीबें देखते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चट्टी। चिट्टी को हम चिट्टी या चिट फंड से जोड़ सकते हैं, जिसका सीधा संबंध पैसे से है। तो चिट्टी इज इक्वल टू वित्त। शानदार। अब देखिए रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, इनके नाम में ही बल है, यानी ताकत, शक्ति। तो बलदेव सिंह इज इक्वल टू रक्षा। याद करना कितना आसान है। और खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके लिए एक कहानी बना सकते हैं। एक अच्छा राजा अपनी प्रजा को कभी भूखा नहीं मरने देता, उन्हें खिलाता है। तो राजेंद्र प्रसाद इज इक्वल टू खाद्य। और आखिर में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तो सबसे आसान है। शिक्षा ही आपको हर तरह की गुलामी से आजाद करती है। बिल्कुल। तो आजाद इज इक्वल टू शिक्षा। ये छोटी छोटी तरकीबें आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दिग्गज थे जिनके विभाग नहीं बदले। वो 1946 और 1947 दोनों सरकारों में एक स्तंभ की तरह खड़े रहे,
कंटिन्यूटी के प्रतीक बनकर। बिल्कुल, ये वो 4 स्तंभ थे जिन्होंने सत्ता के इस तूफानी हस्तांतरण में स्थिरता प्रदान की। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। 1946 में उनके पास विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध थे और 1947 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने अपने पास ही रखा। दूसरे थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1946 में भी उनके पास था और 1947 में भी। और उस दौर में जब देश रियासतों में बटा था और दंगे भड़क रहे थे, ये मंत्रालय देश को एक करने की धुरी था। सही बात है। तीसरे थे जगजीवन राम, जो श्रम मंत्री थे। ओके। और उनके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि वो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। अच्छा, कितने समय तक? लगभग 30 साल। ये उनकी राजनीतिक स्थिरता और महत्व को दर्शाता है। और चौथे स्तंभ थे सरदार बलदेव सिंह, हमारे पहले रक्षा मंत्री, जो अंतरिम सरकार में भी यही विभाग संभाल रहे थे। हाँ। तो इन 4 नामों को याद रखना है, नेहरू, पटेल, राम और बलदेव सिंह। इनके विभाग नहीं बदले। अब कुछ उन छिपे हुए तथ्यों पर नजर डालते हैं जो इस कहानी को पूरा करते हैं। जैसे बंटवारे की लकीर किसने खींची? ये काम रेडक्लिफ आयोग को सौंपा गया था, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। और इसकी कहानी में एक बहुत बड़ी त्रासदी छिपी है। त्रासदी? वो कैसे? रेडक्लिफ एक बेहतरीन वकील थे, लेकिन वो पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें भारत की जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बुनावट का कोई अंदाजा नहीं था। अरे? उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए कि वो नक्शे पर एक लकीर खींचकर पंजाब और बंगाल को बांट दें। नतीजा, गांव के गांव बट गए। किसी का घर हिंदुस्तान में तो खेत पाकिस्तान में चला गया। हे भगवान! ये उस जल्दबाजी का एक भयानक परिणाम था जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। 5 हफ्ते? लाखों लोगों की जिंदगी का फैसला सिर्फ 5 हफ्तों में? ये तो अविश्वसनीय है। और कौन से ऐसे तथ्य हैं जो इस पूरी तस्वीर को और साफ करते हैं? एक और जरूरी तारीख है 1860। ये वो साल है जब ब्रिटिश भारत में पहली बार एक औपचारिक बजट प्रणाली शुरू की गई। अच्छा, 1860 में? हाँ, तो जब हम 1947 में लियाकत अली खान और षणमुगम चेट्टी के बीच वित्त मंत्रालय की लड़ाई की बात करते हैं, तो हम उस संस्था की बात कर रहे हैं जिसकी नींव लगभग 87 साल पहले रखी जा चुकी थी। मतलब ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक शक्तिशाली औजार था। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी गहरी और जटिल चर्चा को 10 शब्दों के एक सूत्र में बांधना हो तो वो क्या होगा? 1947 का अधिनियम, राज बदला, ढांचा बदला, वायसराय बॉस से पीएम बॉस बना। यही है इस पूरे बदलाव का सार, अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द लोकल्स ऑफ पावर। शानदार। चलिए अब एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पक्के हो जाएं। मैं सवाल पूछूंगी, आप तेजी से जवाब देना। तैयार? बिल्कुल तैयार। पहला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अंतरिम सरकार यानी 1946 में वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग के। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया? सर सिरिल रैडक्लिफ। और आखिरी सवाल, किस मंत्री का पोर्टफोलियो 1946 में उद्योग था लेकिन 1947 में रेलवे हो गया? डॉक्टर जॉन मथाई। बेहतरीन। मुझे लगता है आज की इस बातचीत से 1947 का पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म की तरह साफ हो गया होगा। नहीं तो यही है, लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, एक गुत्थी जिसे उन्हें खुद सुलझाना है। अच्छा। 1947 के अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन बनाया, न कि पूरी तरह से स्वतंत्र गणराज्य यानी रिपब्लिक। हाँ, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब था कि हमारा राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, अभी भी ब्रिटिश सम्राट ही था, भले ही वो सिर्फ नाम के लिए हो। तो सवाल यह है कि भारत ने ब्रिटिश क्राउन के साथ अपने इस आखिरी औपचारिक संबंध को कब और कैसे तोड़ा? वो अंतिम कानूनी और संवैधानिक कदम क्या था जिसने भारत को एक डोमिनियन से एक संप्रभु गणराज्य बनाया? बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब खोजिएगा, क्योंकि वही हमारी आजादी की कहानी का अंतिम अध्याय है।